नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है काव्य हेतु। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु और काव्य प्रेरक समानार्थी शब्द हैं। हेतु का अर्थ है कारण, अतः काव्य हेतु का सामान्य अर्थ हुआ काव्य का कारण। वस्तुतः कवि में काव्य रचना की योग्यता उत्पन्न करने वाले तत्वों या साधनों को ही काव्य हेतु कहते हैं। जन्म से ही कोई कवि रूप में उत्पन्न नहीं होता। माँ सरस्वती की साधना कृपा अचानक किसी को कवि बना देती है या फिर कोई निरंतर अपने अथक प्रयास से कवि बनता है। परंतु यह भी आवश्यक नहीं है कि निरंतर प्रयासरत रहने के बावजूद कोई व्यक्ति कवि बन ही जाए। काव्य हेतु के माध्यम से भारतीय आचार्यों ने कवि की इसी विलक्षण शक्ति और सामर्थ्य का मूल्यांकन किया है जिससे कविता उत्पन्न होती है। आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में कवि को प्रजापति घोषित करते हुए लिखा है, कवि काव्य रूपी संसार का अनूठा निर्माता है, जिसकी इच्छा के अनुरूप इस संसार में परिवर्तन होते रहते हैं। वह चाहे तो अपनी कविता के माध्यम से श्रृंगार रस की अविरल धारा प्रवाहित कर दे, चाहे तो रोने वालों को हंसा दे और चाहे तो आलसियों में जोश भर दे। ऐसा कवि की निजी क्षमता के कारण ही संभव हो पाता है। प्रश्न यह है कि आखिरकार वह कौन सी शक्ति या सामर्थ्य है जो कवि जैसे साधारण प्राणी को असाधारण काव्य सृजन का कौशल प्रदान करती है। निस्संदेह वह शक्ति या क्षमता लौकिक है या अलौकिक, इसका उत्तर हमें काव्य हेतु में प्राप्त होता है। काव्य हेतु पर सर्वप्रथम अग्नि पुराण में विचार किया गया है, जहाँ प्रतिभा, वेद ज्ञान तथा लोक व्यवहार को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया गया है। संस्कृत काव्य शास्त्र में जिन आचार्यों ने काव्य हेतु पर चर्चा की है, उनमें भामह अग्रणी हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में प्रतिभा की प्रधानता को स्वीकार किया है। उनके अनुसार गुरु के उपदेश से शास्त्रों का अध्ययन तो कोई जड़ बुद्धि भी कर सकता है। वह अध्ययन द्वारा मूर्ख से पंडित तो बन सकता है, किंतु कवि नहीं। काव्य रचना तो प्रतिभा द्वारा ही संभव है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में काव्य के 3 हेतुओं की चर्चा की है: नैसर्गिक प्रतिभा, शास्त्रों का ज्ञान तथा सतत अभ्यास। इन तीनों हेतुओं के सामंजस्य से उत्तम काव्य का सृजन होता है। उनका मानना है कि प्रतिभा की थोड़ी बहुत कमी हो भी तो अध्ययन और अभ्यास के द्वारा साधारण कविताएं लिखी जा सकती हैं। दंडी के इस विचार से हमें ज्ञात होता है कि भामह ने प्रतिभा को जितना महत्व दिया, दंडी ने उसे उतने महत्वपूर्ण रूप में नहीं स्वीकारा। आचार्य वामन ने काव्य हेतु को काव्यांग कहा है। उन्होंने लोक, विद्या और प्रकीर्ण को काव्यांग या काव्य हेतु स्वीकार किया है। लोक से उनका अभिप्राय लोक व्यवहार से है। विद्या के अंतर्गत उन्होंने शब्द शास्त्र, अभिधान कोश, छंद शास्त्र, कला, काम शास्त्र तथा दंड नीति को लिया है। इससे स्पष्ट है कि विद्या से उनका अभिप्राय व्युत्पत्ति है। प्रकीर्ण के अंतर्गत उन्होंने काव्य परिचय, काव्य रचना का उद्योग, वृद्ध सेवा, अवेक्षण अर्थात चिंतन मनन, प्रतिभा और अवधान अर्थात चित्त की एकाग्रता को लिया है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में शक्ति अर्थात प्रतिभा, लोक व्यवहार, शास्त्र एवं काव्यादि के परिशीलन से प्राप्त निपुणता अर्थात व्युत्पत्ति तथा काव्यज्ञ की शिक्षा अर्थात अभ्यास को काव्य हेतु के अंतर्गत परिगणित किया है। राजशेखर
समाधि या मन की एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु स्वीकार करते हैं। अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में उन्होंने उल्लेख किया है कि शक्ति ही प्रतिभा और व्युत्पत्ति को जन्म देती है। वाग्भट ने वाग्भटालंकार में लिखा है, प्रतिभा काव्य का कारण है, व्युत्पत्ति विभूषण है और अभ्यास उसके सृजन को बढ़ाने वाला है। ऐसा प्राचीन कवियों का कथन है। काव्यालंकार के रचयिता रुद्रट ने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों को काव्य हेतु माना है। इन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है। काव्यानुशासन के रचनाकार हेमचंद्र के अनुसार प्रतिभा काव्य का हेतु है। व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा को संस्कारित करने वाले हैं। चंद्रालोक के रचयिता जयदेव के अनुसार जैसे मिट्टी और पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है, वैसे ही व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही काव्य का हेतु है। पंडित राज जगन्नाथ के विचारानुसार काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है। व्युत्पत्ति और अभ्यास को वे प्रतिभा का हेतु मानते हैं। हिंदी साहित्य के रीतिकालीन आचार्य प्रायः मम्मट और जयदेव के मतों से प्रभावित रहे हैं। काव्य हेतु पर विचार करते हुए उन्होंने किसी मौलिक तत्व की उद्भावना नहीं की। सूरती मिश्र ने अपने ग्रंथ काव्य सिद्धांत में शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का कारण स्वीकार किया है। श्रीपति ने अपने ग्रंथ काव्य सरोज में शक्ति, निपुणता, लोकमत, व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा इन 6 हेतुओं का उल्लेख किया है। जगन्नाथ प्रसाद भानु ने काव्य प्रभाकर में शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु माना है। बिहारी लाल भट्ट ने अपने ग्रंथ साहित्य सागर में पूर्व संस्कार अर्थात प्रतिभा, सद्ग्रंथों का अध्ययन अर्थात व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। स्पष्ट है कि संस्कृत और हिंदी के काव्य चिंतकों ने काव्य हेतुओं में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को विशेष महत्व दिया है। किसी विद्वान ने समाधि को भी काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है। अब क्रमशः इन चारों काव्य हेतुओं का परिचय प्रस्तुत है। पहला काव्य हेतु है प्रतिभा। काव्य रचना के हेतुओं में प्रतिभा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिभा के लिए शक्ति, पूर्व संस्कार, संस्कार विशेष आदि शब्दों का भी व्यवहार होता है। प्रतिभा के कारण ही कोई कवि काव्य सृजन की ओर प्रवृत्त होता है। प्रतिभा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दी है। भट्ट तौत के अनुसार प्रतिभा उस प्रज्ञा को कहते हैं जो नित्य नूतन रसानुकूल भावों को उत्पन्न करती है। वामन ने प्रतिभा को जन्मांतर से प्राप्त कोई संस्कार कहा है जिसके बिना काव्य रचना नहीं हो सकती, और यदि होती भी है तो वह विशिष्ट ना होकर हास्यास्पद बन जाती है। रुद्रट ने प्रतिभा को शक्ति के नाम से पुकारा है। उनके मत से मन की एकाग्रावस्था में, जिसमें अभिधेय का अनेक रूपों में विस्फुरण होता है और जिसमें अक्लिष्ट पद सूझ पड़ते हैं, उसे शक्ति कहते हैं। रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा जन्मजात यानी स्वाभाविक होती है और उत्पाद्या अध्ययन और अभ्यास से उत्पन्न होती है। आचार्य कुंतक के अनुसार पूर्व जन्म तथा इस जन्म के संस्कार से परिपक्व एक अद्वितीय दिव्य शक्ति प्रतिभा कहलाती है। राजशेखर के शब्दों में जो सार्थक शब्द समूह को, अलंकार तंत्र को,
कहने के ढंग को तथा ऐसी ही अन्य बातों को हृदय में प्रतिभासित करती है, उसे प्रतिभा कहते हैं। राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, कार्यत्री और भावित्री प्रतिभा। कवि कर्म में सहयोगिनी तथा कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा कार्यत्री प्रतिभा तथा भावक या समालोचक का उपकार करने वाली प्रतिभा का नाम भावित्री प्रतिभा है। राजशेखर ने कार्यत्री प्रतिभा के तीन भेद किए हैं, सहजा, आहार्या तथा औपदेशिकी। जन्मांतर के संस्कारों से संबंध रखने वाली स्वाभाविक प्रतिभा सहजा है। वर्तमान जन्म के संस्कारों से उत्पन्न आहार्या तथा मंत्र, देवता, गुरु आदि के वरदान या उपदेश से उत्पन्न प्रतिभा औपदेशिकी है। मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति नाम दिया है और इस शक्ति की व्याख्या उन्होंने वामन के ढंग से ही की है। उनके अनुसार शक्ति कवित्व का बीज रूप कोई संस्कार विशेष है जिसके बिना काव्य प्रसृत नहीं होता, और यदि हो भी तो उपहसनीय होता है। हेमचंद्र तथा पंडित राज जगन्नाथ ने भट्टतौत की परिभाषा को ही मान्यता दी है। आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त भी शक्ति और प्रतिभा को एक ही मानते हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार प्रतिभा के दो प्रकार हैं, आख्या तथा उपाख्या। कवि की प्रतिभा को उन्होंने आख्या तथा सहृदय या आलोचक की प्रतिभा को उपाख्या कहा है। पाश्चात्य विद्वानों ने कवि की कल्पना और प्रतिभा को एक माना है। प्रायः सभी आचार्यों ने प्रतिभा को सहज तथा काव्य का प्रधान हेतु माना है। दूसरा काव्य हेतु है व्युत्पत्ति। शास्त्र ज्ञान, पांडित्य या विद्वता को व्युत्पत्ति कहते हैं। रुद्रट ने छंद, व्याकरण, कला, लोक स्थिति एवं पदार्थ ज्ञान से उत्पन्न उचित अनुचित विवेक को व्युत्पत्ति कहा है। मम्मट ने व्युत्पत्ति को निपुणता कहा है। यह निपुणता काव्यादि के अध्ययन और चराचर जगत के निरीक्षण से प्राप्त होती है। हेमचंद्र के अनुसार सांसारिक अनुभव और अध्ययन से प्राप्त निपुणता का नाम ही व्युत्पत्ति है। राजशेखर के मतानुसार उचित अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति है। प्रायः आचार्यों ने व्युत्पत्ति को प्रतिभा का संस्कारक माना है, किंतु आचार्य मंगल ने व्युत्पत्ति को प्रतिभा से श्रेष्ठ माना है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सांसारिक अनुभव और अध्ययन का नाम ही व्युत्पत्ति है। तीसरा काव्य हेतु है अभ्यास। निरंतर प्रयास करते रहने को अभ्यास कहते हैं। आचार्यों ने अभ्यास को प्रतिभा का पोषक माना है। आचार्य दंडी प्रतिभा को सर्वोपरि मानते हैं, किंतु अभ्यास को भी वे अति आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार पूर्व वासना जन्य अद्भुत प्रतिभा भले ही ना हो, किंतु काव्यादि के श्रवण, अनुशीलन तथा निरंतर अभ्यास से सरस्वती की उपासना करने पर वाणी अवश्य ही अनुग्रह करती है। अतः जो कीर्ति के इच्छुक और आकांक्षी हैं, उन्हें आलस्य का त्याग कर सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि कवित्व के क्षीण होने पर भी अभ्यासशील व्यक्ति विद्वानों की सभा में विहार करने में समर्थ हो सकता है। प्रायः सभी आचार्यों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभ्यास के महत्व को स्वीकार किया है। उल्लेख्य है कि लेखन का निरंतर अभ्यास कवि कर्म का महत्वपूर्ण अंग है। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि में भी कवित्व का आगम हो सकता है। चौथा काव्य हेतु है समाधि। मन की एकाग्रता को समाधि कहते हैं। श्यामदेव ने कवि कर्म में कवि की समाधि को सर्वोत्कृष्ट साधन माना है। राजशेखर ने समाधि को आभ्यंतर अर्थात आंतरिक प्रयत्न माना है,
तथा इसको शक्ति का एक कारण बतलाया है। वामन ने समाधि को अवधान नाम दिया है। वस्तुतः समाधि या मन की एकाग्रता के लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है। समाधि आंतरिक प्रयास है, जबकि अभ्यास बाह्य। अतः समाधि काव्य हेतु के ही अंतर्गत आ जाता है। उपर्युक्त 4 तत्वों के आलोक में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि काव्य के उक्त चारों हेतु काव्य सृजन के आवश्यक कारण हैं। किसी ने एक को अत्यधिक महत्व दिया तो किसी ने 2 को तथा किसी ने अन्य को। वास्तव में इन सबका समन्वित महत्व है। फलतः ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरा अपूर्ण है। प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि की आवश्यकता होती है। संस्कृत के प्रायः सभी आचार्यों ने काव्य हेतुओं के समन्वित रूप को महत्व दिया है। हिंदी के आचार्यों ने भी संस्कृत आचार्यों के मत को स्वीकारा है। समग्रतः हम कह सकते हैं कि प्रतिभा कवि का जन्मजात काव्य हेतु है, तो व्युत्पत्ति उसके अनुभव और अध्ययन पर आधारित है। काव्य लेखन के निरंतर अभ्यास और चित्त की एकाग्रता या समाधि के आधार पर ही किसी श्रेष्ठ काव्य की रचना संभव है। अतः कवि की प्रतिभा, कवि का अनुभव, कवि का अभ्यास और कवि की एकाग्रता ही काव्य के प्रमुख हेतु हैं। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि इनके काव्य शास्त्रीय नाम हैं। निस्संदेह उक्त चारों काव्य हेतु काव्य रचना के प्रमुख कारण हैं। धन्यवाद।